चिड़िया चिड़िया, मैं जंगल से आ रहा हूँ। मेरे पास ये 2 अमरूद है। मेरा पेट तो भर गया है। तुम ये अमरूद रख लो, अपने बेटे को दे देना। अपने घर के सामने बैठी हुई रानो चिड़िया तोते से अमरूद ले लेती है। मौका अच्छा है इन दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाने का। अभी जाकर इस कमजोर चिड़िया के पति को बताती हूँ। गोरी कवि, जो चिड़िया के परिवार से बहुत जलती थी, वो भागी भागी चिड़िया के पति के पास जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी पत्नी वहाँ तोते से अमरूद लेकर मिल बांट कर खा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? बात सीधी है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। आजकल तुम्हारी पत्नी का चक्कर चल रहा है उस मोटी चोंच वाले से। अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो जाकर अपनी आँखों से देख लो। चिड़िया का पति गुस्से में घर की तरफ जाता है। आप आ गए, ये ले, आधा अमरूद आप खा लें और आधा मैंने खा लिया है। ये अमरूद तुमने नहीं बल्कि तोते ने तुम्हें ला कर दिया है। वो यहाँ क्या करने आया था? मिठू घर जा रहा था, मुझे यहाँ बैठे देखा तो मुझे अमरूद देने आ गया। अगर तोते से ही अमरूद लेकर खाने थे तो क्यों की मुझसे शादी? गुड्डू के बाबा, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? ये अमरूद तुम खाओ। अगले दिन चिड़िया का पति फिर से दाना लेने चला जाता है। गुड्डू बेटा चले, मैं आपको नदी से पानी पिला कर लाती हूँ। फिर आपके बाबा भी दाना लेकर आ जाएंगे और आप फिर दाना खा लेना। मम्मा, बाबा तो सुबह बहुत गुस्से में लग रहे थे। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लगा। वो दोनों माँ बेटा नदी पर आ जाते हैं। अफसोस चिड़िया, आज तो तू बहुत बेइज्जत होने वाली है। मुझे तो आज बहुत मजा आएगा। गौरी कवि चिड़िया के पास पेड़ पर बैठी हुई ऐसा सोच रही थी और फिर वो भागते हुए तोते के पास जाती है। तोते तोते, रानो चिड़िया नदी पर बैठी हुई है और वो तुम्हें बुला रही है। क्या? मुझसे क्या काम है रानो चिड़िया को? मुझे क्या पता, खुद जाकर पूछ लो। नदी कौन सा दूर है। मिठू तोता नदी की तरफ चला जाता है और गोरी कवि भागी भागी रानो के पति के पास जाती है। वो दोनों नदी पर बैठे हुए हैं। मुझे तो देख के ही शर्म आ गई और मैं भागी भागी तुम्हारे पास चली आई ताकि तुम्हें बता सकूं। कौन बैठा है नदी पर? मुझे तो तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है, खुद जाकर देख लो। रानो का पति जल्दी से नदी की तरफ जाता है। चिड़िया, क्या बात है? मुझे गौरी कवि ने भेजा है। क्या तुमने मुझे बुलाया है? नहीं नहीं तोते भैया, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अगर आ ही गए हैं तो आपका शुक्रिया मुझे मीठा मीठा अमरूद देने के लिए। जो इतने सालों से तुम्हें मीठे अमरूद खिला रहा है उसका शुक्रिया नहीं करोगी? बेशरम चिड़िया, अफसोस, मुझे खुद पर अफसोस है कि मैंने तुम जैसी बदकार चिड़िया पर विश्वास किया। मैं तो गौरी। चुप कर जाओ मिट्ठू, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मेरी आँखों में खून उतरा हुआ है। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। आप मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत का ख्याल रखें। तुम सबके सामने मेरी इज्जत मट्टी में मिलाओ और मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूं। फिर चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि पेड़ के पीछे छुपी हुई सब देख रही थी। गुड्डू बेटा, आपके बाबा से मुझे ये उम्मीद ना थी। उन्होंने ना मेरी सुनी और ना मिट्ठू की। मम्मा, आप छोड़ें, बाबा तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। गुड्डू बेटा, कोई भी कुछ कहे मगर आप हमेशा अपनी मम्मा पर विश्वास करना। गौरी कवि अगली शाम को चिड़िया के पति से मिलती है। मैं थोड़ी दूर बैठी सब सुन रही थी। मैं तो कहती हूँ ऐसी बदकार चिड़िया को घर रखने से अच्छा है घर से निकाल दो। रहा खाना तो 2-4 दिन का खाना मैं दे जाया करूँगी तुम्हारे घर। और मेरा बेटा? बच्चे तो वैसे भी बाप के पास ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ आज रात ही निकाल दो। 2-4 दिन डाल पर सोएगी तो अकल टिकाने आ जाएगी उस बदकार चिड़िया की। बाबा चिड़िया गौरी की बातों में आ जाता है और घर जाकर फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। गुड्डू, मेरे पास आओ। नहीं बाबा, मैं मम्मा के पास ही रहूँगा, मुझे नींद आ रही है। नहीं गुड्डू, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने फैसला कर लिया है। मेरे घोंसले में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। मगर कहाँ? मैं कहाँ जाऊँगी? इस जंगल में आपके सिवा मेरा कौन है? तोते के पास चली जाओ, उसका तो बड़ा घर है।
गुड्डू के पापा शर्म करे। मुझे शर्म बता रही हो? मैं पंख तोड़ दूंगा तुम्हारे। फिर पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया को मार मार कर घर से निकाल देता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे मम्मा के साथ जाना है। मेरे बेटे को मुझे दे दे, मैं आपसे विनती करती हूँ। मगर पापा चिड़िया गुड्डू को लेकर घर चला जाता है। फिर चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी रोती रहती है। अगली सुबह भी होने वाली थी। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो सबको पता चल जाएगा और ये फिर से शोर शुरू कर देंगे। ये अभी किसी की बातों में आए हुए हैं। रानू चिड़िया रोती हुई वहाँ से निकलती है और वो घने जंगल में चली जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। गुड्डू सारी रात नहीं सोया था। गुड्डू बेटा, ये दाना खा लो, फिर मैं तुम्हें खाना ला दूंगा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। पापा चिड़िया घर का दरवाजा बंद करके गोरी कवि के पास जाता है। कालू, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया। निकाल दिया उस चीड़े ने अपनी चिड़िया को, वो भी सबके सामने बेइज्जत करके। गोरी, अब तुम्हारे दिल को ठंड पड़ गई होगी। नहीं कालू, अभी कहाँ, अभी तो उस चिड़िया को जान से मारना है, फिर ही ठंड पड़ेगी मेरे दिल को। बाहर बैठा पापा चिड़िया सब सुन रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? इस कवि की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर दिया। चिड़िया का पति भागा भागा मिट्ठू के पास जाता है। उस दिन क्या हुआ था मिट्ठू? मिट्ठू चिड़ा सारी बात बताता है। रोता हुआ चिड़ा घर जाता है तो उसकी पत्नी घर के बाहर अपने बेटे से बैठी बातें कर रही थी। गुड्डू बेटे, मैं जहाँ भी रहूँ मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊँगी। अब रो नहीं और अपने बाबा से दाना लेकर खा लिया करो। रानो, मुझे माफ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर मामा चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और गुड्डू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, बाबा बहुत गंदे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, आपके बाबा भूल गए थे। गोरी कवि रानू चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? आपका पहला पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ले आया करूंगी, आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से चुप कर जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन मैं ले जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। ये लो गोरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, पर आज मेरा फल खाने को मन कर रहा था। गोरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है, मैंने तो पेट भरकर दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कवि को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कवि के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिट्ठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो, आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि वो अमरूद मजे मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने।
ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कवि खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिन में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवों के अंडों से बच्चा निकल जाता है। तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गोरी कवि के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कवि ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया और मिठू के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिठू मामा हर रोज उसके लिए भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज खाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कवि उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक? ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गोरी कवि आगे आगे। वो गोरी कवि को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। चिड़िया बैठी रोटी का टुकड़ा खा रही थी कि पीछे से गोरी आती है और चिड़िया की रोटी का टुकड़ा वहाँ से चुराकर भाग जाती है। रुको रुको मनहूस गंदी कवि, तुमने मेरी रोटी छीन ली, तुम बहुत बुरी हो। मगर गोरी कवि रानू चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू, कालू, रोटी देखो, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कालू कौवा उछलने लगता है। कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी आऊँ। तुम रोटी का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि नदी से पानी पीने चली जाती है। गोरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी रोटी खा जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गोरी, मुझे भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई कि हम दोनों खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। कालू, कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था। उठो कालू, उठो कालू जी। गोरी कवि भागी भागी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर, कबूतर, जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी के साथ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, वो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने, हाय मेरा कालू। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है।
कालू भी होश में आ गया था। वो अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी। मुझे पता होता कि आप सच में मर जाओगे तो मैं कभी भी ना मारती आपको। हाय मेरा कालू। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू कव्वे को मरा हुआ समझकर गौरी कव्वी कालू को नदी में गिरा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। गौरी को जाता हुआ देखकर कालू कव्वा भी उठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है। कम से कम मेरी बीवी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो मेरी बीवी ने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर रात को कालू कव्वा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की के बाहर बैठ जाता है। अपने पति को मारकर बहुत आराम से सो रही हो तुम। बहुत जालिम हो तुम। गौरी कव्वी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत भूत कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ। अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा। भूत जी मुझे माफ कर दो। कालू ने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी और तुमने उस बेचारे कालू की जान ही ले ली। भूत जी जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू कव्वा अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गौरी कव्वी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रही हो? अपने पति को तो मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। और जल्दी से भोजन ढूंढकर वापस आती है। कालू कव्वा मजे मजे से सारा भोजन खा लेता है। आत्मा जी अब मैं जाऊँ? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ हाँ जाओ, जब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी क्या आप अब वापस नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे पति के घर में ही रहूँगा। मैं आत्मा हूँ आत्मा। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। सारा दिन ढूंढने के बाद गौरी कव्वी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो मरने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था तो मुझसे डरता था, अब मरकर मुझे डरा रहा है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गौरी से भोजन मंगवा कर खाया करूँगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूँगा। के दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानू चिड़िया का पति पहले तो बहुत मेहनती हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी दोस्ती कालू कव्वे के साथ हो गई थी वो भी बहुत कामचोर हो गया था। सोनू यार बताओ, फिर मजा आता है ना घर में फारिग बैठे रहने का? हाँ यार तुम तो ठीक कहते थे। ऐसी जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। जब चाह खाया, जब चाह पिया और जब चाहे सो गया, और जब दिल करे बाहर भी घूम फिर आया। मैं तुम्हें जब भी सोया हुआ देखता था मैं सोचता था कि तुम पता नहीं कैसे सारा दिन सोए रहते हो। लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि इस जिंदगी में जीने का तो अलग ही मजा है। कालू यार, लेकिन वो रानू है ना, हर समय मेरे कान ही खाती रहती है। लेकिन मैं भी ऐसा ढीठ बन गया हूँ। उसकी बात एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। मेरी तरह मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा कालू मैं चलता हूँ। रानू ने खाना बना लिया होगा। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो वो खुद खा लेगी और अपने बच्चों को खिला देगी। फिर सोनू चिड़िया वहाँ से चला जाता है और जब वो घर आता है रानू चिड़िया भी भोजन तलाश करके घर आ चुकी थी। खाना बना लिया तुमने? मैं तो अभी अभी आई हूँ भोजन की खोज करके, फिर खाना कैसे बना लेती? रानू चिड़िया सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर बहुत थक चुकी थी। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से आपकी दोस्ती कालू कव्वे के साथ हुई है आप भी कामचोर बन गई हैं। रानू चिड़िया अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति गहरी नींद में सो गया था। और फिर हमेशा की तरह सर खपाने के बाद रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने पति से कहती है, मैंने खाना बना दिया है, आप उठकर खा लेना। बच्चों को मैंने खिला दिया है,
आप बच्चों का ख्याल रखना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक चील आती है, वो बच्चों को उठाकर ले जाती है। आप नाश्ता करके फिर ना सो जाना। तुम जाओ, मैं देख लूँगा बच्चों को। फिर रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद उसका पति खाना खाता है और फिर से सो जाता है। गुड़िया चलो थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आते हैं। नहीं गुड्डू भैया, मम्मा गुस्सा होंगी। गुड़िया मम्मा को कौन सा पता चलेगा, हम मम्मा के आने से पहले घर लौट आएंगे। फिर रानो चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि उनका बाबा सारी दुनिया से बेखबर होके नींद के मजे ले रहा था। वो दोनों बच्चे उड़ते उड़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं। अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा से आए हैं। भाई मैंने आपसे कहा था कि हम अकेले घर से बाहर ना निकले, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। बताओ अब हम घर कैसे जाएंगे। वो दोनों बहन भाई ऐसे रो रहे थे कि तभी वहाँ जालिम चील आ जाती है। चील के मुंह में उन बच्चों को देखकर पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। चिड़िया के बच्चे, वो भी दो। आज तो मजा ही आ जाएगा। बच्चों क्यों रो रहे हो? इधर आओ अपनी आंटी चील के पास, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। चील ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ से रानो चिड़िया भोजन लेकर गुजर रही थी। चील को अपने बच्चों के पास देखकर रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रानो को एक आइडिया आता है। चील दीदी जल्दी करिए, मैं अभी आपके घोंसले के पास से आई हूँ। वहाँ पर एक कौवा आपके अंडे पी रहा था। ऐसा सुनकर चील का तो रंग ही उड़ जाता है। उस कौवे की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे अंडे को पिया। आज तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से निकालकर घर की तरफ ले जाती है। तब वो घर पहुँचती है तो उसका पति अभी तक सो रहा था। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाने थे। क्या हुआ बच्चों को? आप घर पर रहकर बच्चों का तो ख्याल रख ही सकते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। अगर आज मैं समय पर ना पहुंचती तो वो चील तो मेरे बच्चों को खा ही जाती। सोनू चिड़ा अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है, मगर रानो चिड़िया सारी रात अपने बच्चों का ही सोचती है कि आज चील अगर उसके बच्चों को खा जाती तो वो जिंदगी भर अपने बच्चों को ना देख पाती। इसी परेशानी की वजह से रानो चिड़िया को बुखार हो जाता है। अगले दिन रानो का पति उठ जाता है, मगर रानो चिड़िया अभी तक घोंसले में लेटी हुई थी। ये रानो अभी तक क्यों नहीं उठी? रानो उठो, रानो देखो कितनी सुबह हो गई है। लेकिन रानो से तो उठा ही नहीं जा रहा था। सोनू चिड़ा जैसे ही रानो को छूता है तो उसे पता चलता है कि रानो को बहुत तेज बुखार है। रानो तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर सोनू चिड़ा भोजन की खोज में चला जाता है। वो पूरी मेहनत से भोजन ढूंढता है। आज वो काफी दिनों बाद घर से भोजन ढूंढने के लिए निकला। अब से मैं खुद भोजन लेकर आया करूँगा और तुम मेरे बच्चों को और घर को देखा करो कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और गाड़ी दो पहियों के साथ ही ठीक चलती है। रानो चिड़िया अपने पति में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों हंसी खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। कबूतर, तोता और रानो चिड़िया ठंडी रात में एक पेड़ पर बैठे थे। अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं इस ठंडी रात में मर जाऊंगा। अरे हम कौन सा हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, हमें भी ठंड लग रही है। कबूतर और तोते, इस जंगल में मेरा एक जानने वाला कौवा रहता तो है, लेकिन मुझे उसके घर का नहीं मालूम। अरे हम किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप दोनों यहीं बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया थोड़े दूर एक घर के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगी। कोई है तो दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं रहती हूँ इस घर में, तुम बताओ तुम्हें किससे मिलना है? हम दूसरे जंगल से आए हैं। क्या आप जानती हैं कि कालू कौवा कहाँ रहता है? हाँ, जानती हूँ मैं कालू को, 1 नंबर का आलसी कौवा है। पुराने कुएं के पास बेड़ी के पेड़ पर है उसका घर।
बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमें पुराने कुएं के पास जाना होगा, वहीं है मेरी दोस्त कालू का घर। अरे क्या वो हमें अपने घर पर रख लेगा? वो मेरा पुराने जानने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कालू से, वो रख लेगा हमें। फिर वो तीनों दोस्त पुराने कुएं के पास चले जाते हैं। ये घर तो बहुत टूटा फूटा है, इसमें रहता है तुम्हारा दोस्त? मैं तो पहली बार आई हूँ, देखते हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर फिर रानो घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, दरवाजा खोलो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, जाओ तुम ही खोलो दरवाजा। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। गौरी कवि ऐसे बोलती हुई गुस्से में दरवाजा खोलती है। कौन कौन? मैं कबूतर हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे दिख रहा है कि तुम कबूतर हो, मैं कौन सा तुम्हें चील कह रही हूँ। कवि बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें कालू कौवे से मिलना था। घर तो ये कालू कौवे का ही है, परंतु पहले काम बताओ, क्या काम है तुम्हें? कवि बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं, सोचा कि जब तक हम अपने घर नहीं बना लेते, कुछ दिन कालू कौवे के पास ही रह लेते हैं। फिर गौरी कवि हंसने लग जाती है। अंदर से कालू भी बाहर आ जाता है। रानो चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ कालू भैया, ठंड बहुत लग रही है, पहले घर में जाने दें, बाकी की बात मैं बाद में बताती हूँ आपको। फिर वो सब कौवे के घर में चले जाते हैं। पेड़ पर तो बहुत ठंड लग रही थी, फिर मुझे आपका याद आया। रानो, ये घर थोड़ा टूटा हुआ है, परंतु है तो गर्म। ठीक है, जैसा भी है, मेरी तो जान में जान आई घर के अंदर आकर। फिर वो तीनों कौवे और कवि के घर में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मुरम्मत नहीं होगी, क्यों ना हम तुम्हारे दोस्तों से ही अपने घर को ठीक करवा लें। गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, वो सब हमारे घर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाता है। वो तो कौवे के घर से बाहर नए घर बनाने का सोच रहे थे। अरे कोई जरूरत नहीं है किसी को यहाँ बाहर घर बनाने की, हम सब मिलकर इसी घर को मजबूत बना लेंगे और हम सभी मिलकर इसी घर में ठंड के दिन गुजार लेंगे। चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या ख्याल है तोते और कबूतर, मेरा दोस्त कालू बात तो ठीक कर रहा है, क्यों ना हम इसी के घर पे नए घोंसले बनाकर रख लें और टूटे हुए हिस्से को मुरम्मत कर लें। हाँ, ये तो आसान है, नया घर बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। मैं लाऊंगी सूखा घास और मैं लाऊंगा लकड़ियाँ। और मैं सूखे पत्ते इकट्ठे करूँगा। हम सब मिलकर इस घर को नया बना देंगे। ऐसे वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कौवा और कवि पहाड़ों पर जाकर धूप में बैठ जाते हैं। कालू जी, जब हमारा घर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो हम इन सबको अपने घर से निकाल देंगे। मैं तो रोज किसी को अपने घर पर नहीं रख सकती। हाँ, इतने भी संबंध नहीं है मेरे रानू चिड़िया से, बस एक बार वो घर को अच्छी तरह बना दे, फिर मैं उन्हें घर से भगा दूंगा। शाम हो जाती है। तोता, कबूतर और रानू चिड़िया शाम तक काम करते हैं और वो अपने घर को अच्छी तरह ठीक कर लेते हैं। रानू चिड़िया घर के अंदर सुंदर 3 नरम घोंसले भी बनाकर रख चुकी थी। बहुत थक गए हैं, चलो चिड़िया, पहले हम दाना और फिर बाद में आराम से घर पर आकर सो जाएंगे। वैसे भी दाना आसानी से ही मिल जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता दाना खाने चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, कालू और गौरी बहुत खुश हो जाते हैं। गौरी चले गए, वो चले गए। मुझे तो उन तीनों को ठंड में मरता देख बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ, आज तो मुझे नए नरम घोंसलों में सोने में मजा आ जाएगा। मेरा घोंसला तो बहुत नरम होए, आखिर बनाया भी तो मैंने है, नरम तो होगा ही। फिर वो सब वापस आते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। अरे जल्दी दरवाजा खोल दो, हमें ठंड लग रही है। परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर चिड़िया दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, दरवाजा खोलें प्लीज, जल्दी करें, बहुत ठंड लग रही है। गौरी भी अंदर से कहती है, ठंडे है तो मर जाओ ठंड में, हम क्या करें। अरे अगर हमें घर में नहीं आने देना था तो घर का काम क्यों करवाया था? इसलिए क्योंकि कई सालों से घर ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौवे इतने बुरे हो सकते हैं। मैं तो समझी थी कि कालू मेरा दोस्त है, लेकिन ये तो कौवे का कौवा ही निकला। फिर बाकी की रात वह दोस्त पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं।
मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मैं दोषी हूँ, ये सब मेरे कारण ही हुआ। नहीं चिड़िया रानी, हम सबको क्या मालूम था कि वो कभी इतने दुष्ट निकलेंगे। वो सब मेहनती थे, इसीलिए अगले दिन वो सब मिलकर काम करते हैं और कौवों से थोड़े ही दूर अपना नया प्यारा सा घर बना लेते हैं। गोरी, मेरे पुराने दोस्त कालू को लेकर हमारे घर आ जाओ। हमारा घर छोटा है परंतु दिल बहुत बड़ा है। ये सब सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा होता है। जंगल का महाराज लाल तोता इस दुनिया में नहीं रहा था। तोते के मरने की देर थी कि जंगल का नया राजा कालू कौवा बन गया। गोरी कौवी बन गई जंगल की रानी। गोरी कौवी को रानो चिड़िया को नौकर बनाने का तो शुरू से शौक था और अब तो उसको मौका मिल गया था। अब उसने रानो को बुलाया। फिर रानो चिड़िया गोरी रानी के पास आ गई। जी जी रानी जी, आपने मुझे बुलाया। आपको कोई काम है मुझसे? चुप करके बैठो, कोई काम नहीं है तुमसे मुझे। और क्या मैं तुम्हें बिना काम के नहीं बुला सकती? तुम्हें तो तमीज ही नहीं है रानी से बात करने की, बदतमीज चिड़िया। जी जी रानी जी, आप बुला सकती हैं। हाँ सुनो मेरी बात, तुम ऐसा करो कि आज से मेरे बताए हुए सारे काम किया करो और उसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। रानो चिड़िया ना तो करना चाहती थी, परंतु उसे पता था कि गोरी रानी को अगर उसने ना कर दी तो उसे सजा दी जाएगी, इसीलिए वह हाँ में सर हिला देती है। चिड़िया, ऐसा करो कि उठक बैठक करके दिखाओ। रानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसा काम है? अरे तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो और रानी का आदेश नहीं मान रही। उल्लू सैनिक, जल्दी आओ जल्दी, और इस चिड़िया को फौरन से जेल में बंद कर दो। सैनिक आए इससे पहले पहले रानो भाग जाती है और फौरन से महल से निकलती है। वह भागी भागी जंगल में पहुंच जाती है। गोरी रानी ने भी रानो के पीछे अपने सैनिक भेज दिए। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है और रोने लगती है। अरे अरे कबूतर भाई, वे गोरी मुझे उठक बैठक करने का कह रही थी। मैंने मना किया तो मुझे जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। रानी बुरी है, हमारी नई रानी बहुत बुरी है। भागो यहाँ से चिड़िया, जंगल में तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं अब सब। अगर तुम मेरे घर से मिली तो गोरी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो कि पुरानी गुफा में चली जाओ। रानो फिर फौरन से वहाँ से पुरानी गुफा की ओर निकल पड़ती है। पुरानी गुफा में सामने ही एक बड़ी चील थी। उसे देखकर तो रानो चिड़िया की जान ही निकल गई। रानो अब जोरों से रोने लगी। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो गोरी रानी मुझे जेल में बंद करवा देगी, और अगर मैं यहाँ रही तो ये बड़ी चील आंटी मुझे खा जाएगी। मैंने आज खाना खाया हुआ है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चिड़िया। तुम्हें मैं नहीं खाऊंगी, और अगर मैंने खाना ना भी खाया होता ना तब भी तुम्हें मैं ना मारती, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मेरे बच्चे को बचाया था सांप से। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ रानो चिड़िया। बस फिर रानो चिड़िया सारी बात रोते रोते चील को बताती है। तो ये बात है। इस जंगल की रानी तो मैं तुम्हें बनाकर रहूंगी। चिड़िया तुम अच्छी हो, वह काली कौवी तो मुझे जरा नहीं पसंद। उसे तो मैं सीधा कटे पक्षी अपनी पसंद का नया राजा चुन सकते थे। सबसे ज्यादा जिस पक्षी को भी पक्षी राजा बनाना चाहते, वही पक्षी नया राजा बनता। जंगल के तमाम पक्षियों को रानो चिड़िया बहुत पसंद थी, इसीलिए सभी पक्षी रानो का ही कह रहे थे। अब रानो बहुत खुश थी, क्योंकि अब चीलों ने नहीं बल्कि जंगल के पक्षियों ने रानो को नई रानी बनाया था। ऐसे रानो चिड़िया जंगल की नई रानी बनती है। रानो चिड़िया पक्षियों की बहुत मदद करती, किसी पक्षी के साथ अन्याय ना होता। कोई भी पक्षी अगर कुछ गलत करता तो उसे सजा दी जाती।
ऐसे अब रानू के आने की वजह से जंगल में बहुत बेहतरी हो गई। अब सब खुश थे क्योंकि अब किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था। तो देखा दोस्तों, गलत करने वाले, दूसरों का बुरा सोचने वाले, दूसरों का नुकसान करने वाले कालू और गोरी दोनों को कैसे सजा मिली। जो पक्षी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब कालू और उसकी पत्नी गोरी बहुत पछता रहे थे क्योंकि अगर गोरी कभी रानू के साथ बुरा व्यवहार न करती तो आज वह अपने जंगल के राजा रानी होते। परंतु अब तो ऐसा कुछ नहीं था। अब तो कालू गोरी को 1000 बातें सुना रहा था और उससे लड़ाई कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया शहर से पढ़ाई करके अपने घर आई थी। गुड़िया को अपने जंगल में नौकरी नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान थी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो जंगल में कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। मुझे तो राजा जी ने भी कोई काम नहीं दिया। अरे परेशान न हो बेटी, तुझे मिल जाएगी बहुत अच्छी नौकरी। ऐसे फिर एक दिन गुड़िया नदी पे जाती है। वहाँ गोरी कभी भी बैठी थी। और चिड़िया की बेटी, तुझे अब तक जॉब नहीं मिली क्या? हाँ, तू तो इतना समय पढ़ कर आई है शहर से। जी नहीं मिली जॉब मुझे, बट बहुत जल्द मिल जाएगी। बस आपकी दुआएं चाहिए। हाँ, अपनी माँ से बोल तेरी शादी कर दे। वैसे भी तुझे पढ़ा लिखा कर करेगी क्या? इतना पढ़ा लिखा तो लिया है, परंतु देख, तू तो 4 पैसे कमा भी नहीं सकती। तुझे तो जंगल में कोई नौकरी भी नहीं मिली। ये आपका मसला नहीं है और आप अपने निकम्मे बेटे की शादी करें। ऐसे कुछ दिन बाद ही गुड़िया से मिलने उसकी सहेली आती है। वह गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया, क्या तुम्हारे जंगल में पिज्जा नहीं मिलता? मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना कि हम शहर में कैसे रोज रोज पिज्जा खाते थे? कितना स्वादिष्ट है वो। हाँ, मुझे तो रेसिपी भी याद है। मुझे तो वो पिज्जा बनाना भी आता है। तुम्हें पता है ना कि हमने सीखा भी था उनसे। अरे गुड़िया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पिज्जा शॉप खोल लेनी चाहिए? नहीं बेटा, पक्षी मजाक उड़ाएंगे कि पढ़ लिख कर अब पिज्जा बेच रही है। ऐसे गंदे मशवरे ना दो जिससे मेरी बेटी की बेइज्जती हो। ऐसे गुड़िया की दोस्त फिर चली जाती है। उसकी माँ ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, परंतु गुड़िया अब सोच रही थी कि क्यों ना वो पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर दे। ऐसे गुड़िया अपनी माँ को राजी करती है और पिज्जा बेचने लगती है। पक्षियों को तो उसका पिज्जा बहुत पसंद आ रहा था, परंतु काफी पक्षियों से रानू और गुड़िया ताने सुन रही थी। बहुत से पक्षी उन पर हंस रहे थे कि वह पढ़ लिख कर पिज्जा बेच रही है। रानू, तुमने सारी जिंदगी जिस छोटी पिद्दी को पालने में जाया कर दी, वे आज पिज्जा बेच रही है। देखा कितनी बेइज्जती कराई है तुम्हारी इसने। इससे अच्छा तो मेरा बेटा जग्गू है। भले ही कोई काम नहीं करता, लेकिन कोई छोटा मोटा काम करके मेरी और कालू की बेइज्जती तो नहीं करवा रहा। हाँ, कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता है गोरी। और जब मेरी बेटी को जॉब मिल गई तो वो जॉब कर लेगी, और जब गुड़िया जॉब करेगी ना तो फिर मैं पिज्जा बेचा करूँगी। सच में तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। तुम भी अब पिज्जा बेचना चाह रही हो। ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। काफी दिनों बाद सब पक्षी हैरान थे। गुड़िया ने अपना नया घर भी खरीद लिया था और पिज्जा बेच बेच कर उसने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी। जंगल के दूसरे बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।